नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के बाली में आज शुरू हुए G20 शिखर सम्मेलन में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा लेकर वैश्विक नेताओं के साथ बातचीत की है, उनको संबोधित भी किया है। भारत जल्द ही दुनिया में सबसे समृद्ध देशों के समूह की कमान 1 साल के लिए संभालेगा और पीएम के भाषण से साफ हो गया कि आने वाले समय में भारत G20 के एजेंडे में किन किन बातों पर खास जोर देगा, किस तरह की वैश्विक समस्याओं की मुकाबला करने पर जोर रहेगा। इसी को लेकर हम आज न्यूज नाइट में खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। मैं हूं गौतम रॉय। आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं क्या है हमारी आज की हेडलाइंस। बाली में G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों पर मंथन। पीएम मोदी ने उद्घाटन सत्र में कोविड के बाद की दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की बताई जरूरत। कहा, हमें यूक्रेन में संघर्ष विराम और डिप्लोमेसी की राह पर लौटने का रास्ता खोजना होगा। शांति, सद्भाव और सुरक्षा के लिए सामूहिक संकल्प पर जोर। G20 में पीएम ने खाद्य और खाद्यान्न दोनों की आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर बनाने पर दिया जोर। कहा, मुश्किल दौर में यूएन जैसी बहुपक्षीय संस्थाएं तमाम मुद्दों पर रही हैं निष्फल। हम सभी इन संस्थाओं में उपयुक्त सुधार करने में भी रहे हैं असफल। G20 की बढ़ी प्रासंगिकता। बाली शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की दुनिया भर के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात में दोनों नेताओं ने सामयिक, वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा के साथ ही की भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा। पीएम ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से भी की मुलाकात। बाली में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को किया संबोधित। कहा, भारत की टैलेंट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंडस्ट्री में बनाई है दुनिया में पहचान। 21वीं सदी में दुनिया की अपेक्षाओं और जिम्मेदारी के रूप में देखता है भारत। कहा, सिर्फ सुख नहीं, दुख के भी साथी हैं भारत और इंडोनेशिया। गुजरात में दूसरे दौर के चुनाव के लिए नामांकन का काम जारी। सारण के बीजेपी उम्मीदवार कन्हूभाई पटेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भरा नामांकन। शाह ने कहा, रिकॉर्ड तोड़ सीटों और वोटों से जीतकर सरकार बनाएगी बीजेपी। कांग्रेस ने जारी की गुजरात के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची। आम आदमी पार्टी का पोरबंदर में रोड शो। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का चढ़ा पारा। बीजेपी ने कहा, केजरीवाल सरकार हो या आम आदमी पार्टी, दोनों भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक बेईमानी का पर्याय। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने लॉन्च किया अपने अपने प्रचार का थीम सॉन्ग। देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने किया नमन। राष्ट्रपति ने कहा कि आदिवासी समाज का विकास पूरे देश के विकास से जुड़ा। पीएम ने बिरसा मुंडा को बताया आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ऊर्जा का संवाहक। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराने का प्रस्ताव पेश। प्रस्ताव में यूक्रेन में क्षतिपूर्ति के लिए रूस से हट जाने की मांग। प्रस्ताव के पक्ष में 94 सदस्यों ने किया वोट, जबकि भारत समेत 73 देशों ने मतदान से बनाई दूरी। विश्व के सबसे समृद्ध 20 देशों के समूह G20 का शिखर सम्मेलन आज इंडोनेशिया के रिजॉर्ट द्वीप बाली में शुरू हो गया। सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई विश्व व्यवस्था बनाने का आह्वान किया। उन्होंने यूक्रेन में शांति व्यवस्था बहाल करने की पुरजोर वकालत की और ये भी कहा कि खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। शिखर सम्मेलन में शिरकत के अलावा उन्होंने अमेरिका के जो बाइडेन और ब्रिटेन के नवनियुक्त पीएम ऋषि सुनक, सरीखे विश्व नेताओं से भी मुलाकात कर अहम वैश्विक, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। G20 का बाली शिखर सम्मेलन का आगाज हुआ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बीच खाद्यान्न सप्लाई चेन को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। खाद्य और ऊर्जा पर आयोजित इस सत्र में उन्होंने बताया कि भारत ने कोविड-19 के संकट के समय अपने 1.3 बिलियन नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन सत्र के दौरान रूस यूक्रेन की मौजूदा स्थिति और कोविड के बाद बदले हालात को लेकर चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर जरूरी चीजों के सप्लाई के संकट को उकेरा। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा सुरक्षा को वैश्विक ग्रोथ के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा आपूर्ति किसी भी तरह से प्रतिबंधों से मुक्त होनी चाहिए। वहीं उन्होंने विकासशील देशों के लिए समयबद्ध तरीके से सुलभ वित्त तकनीक की स्थायी रूप से उपलब्ध कराए जाने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सामने खड़े हुए उर्वरक संकट को भी रखा। उन्होंने कहा कि खाद्य और खाद्यान्न दोनों सप्लाई को स्थिर और सुनिश्चित करने पर सहमति बनानी होगी। साथ ही रूस यूक्रेन के आपसी तनाव को बातचीत के जरिए हल किए जाने पर उन्होंने जोर दिया। प्रधानमंत्री ने दुनिया की मौजूदा स्थिति के बीच प्रभावहीन होते संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की पुरजोर वकालत की। शिखर सम्मेलन के बीच प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। भारतीय मूल के ऋषि सुनक के साथ प्रधानमंत्री मोदी की आमने सामने की पहली मुलाकात रही। उन्होंने अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सेल और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट से भी मुलाकात की। सम्मेलन का दूसरा सत्र स्वास्थ्य पर रहा। बाली शिखर सम्मेलन में कोविड-19 जैसी महामारी और यूक्रेन रूस से युद्ध जैसी नई वैश्विक चुनौतियों से उपजी स्थिति को सामान्य करने पर रहा। G20 देश वैश्विक अर्थव्यवस्था का 85%, 75% वैश्विक बाजार और 66% आबादी साझा करते हैं। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने वाला है। साथ ही G20 में ऐसा पहली बार होगा कि ट्राइका देश विकासशील देश होंगे। इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील यानी G20 में वर्तमान अध्यक्ष पूर्व और आने वाले अध्यक्ष के साथ मिलकर ट्राइका का गठन करता है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि भारत की अध्यक्षता में यानी बुद्ध और गांधी की धरती से विश्व को शांति संदेश एक बार फिर से सशक्त रूप से दिया जाएगा। बाली से अरुण शर्मा और अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आपने तस्वीरें देखी हमारी रिपोर्ट में किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो अमेरिका के हैं जो बाइडेन मिले थे, किस गर्मजोशी के साथ है। भाई आपको बताते हैं कि पीएम मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात में किन मसलों पर बातचीत हुई। ये द्विपक्षीय मुलाकात हुई थी। दोनों नेताओं ने महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, एडवांस कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे मसलों पर बात की। भविष्य उन्मुख क्षेत्रों में सहयोग पर भी चर्चा निरंतर प्रगाढ़ होती रही है भारत और अमेरिका के बीच और इसको आगे बढ़ाने की बात हुई। भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी की भी समीक्षा की गई है। इसके साथ क्वाड, I2U2 जैसे नए समूह में भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ सहयोग पर संतोष भी जताया गया। सामयिक वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी दोनों नेताओं ने चर्चा की। पीएम मोदी ने भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने में सहयोग के लिए बाइडेन को धन्यवाद भी दिया। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि दोनों देश भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान घनिष्ठ समन्वय बनाए रखेंगे। तो दुनिया के 20 ताकतवर देशों के समूह G20 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत वंशियों से मुलाकात भी की। इंडोनेशिया के साथ भारत का हजारों वर्ष का रिश्ता रहा है और दोनों देशों की ने पीढ़ी दर पीढ़ी उन रिश्तों को आगे ही बढ़ाया है, कभी ओझल नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतवंशियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इंडोनेशिया 21वीं सदी में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि उस समय भी उन्होंने कहा था कि भारत और इंडोनेशिया में 90 नॉटिकल माइल का फासला भले ही रहा हो, इसके बावजूद दोनों देश 90 नॉटिकल मील दूर नहीं है, 90 नॉटिकल मील पास हैं। क्या रही पीएम मोदी की संबोधन की बड़ी बातें, आइए जानते हैं। भारत का टैलेंट
भारत की टेक्नोलॉजी, भारत का इनोवेशन, भारत की इंडस्ट्री, आज इन सारी बातों ने दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है। आज विश्व की अनगिनत कंपनियां ऐसी हैं, कई बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिसके सीईओ भारतीय मूल के हैं। आज दुनिया में जितने यूनिकॉर्न बनते हैं ना, 10 में से 1 यूनिकॉर्न भारत का होता है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। आज भारत अभूतपूर्व स्पीड पर काम कर रहा है और अप्रत्याशित स्केल पर काम कर रहा है। अब भारत छोटा सोचता ही नहीं है। स्टैच्यू बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा, स्टेडियम बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा। 2014 के बाद से भारत ने 320 मिलियन से अधिक बैंक अकाउंट खोले हैं, बैंक में खाते खोले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की कुल जनसंख्या जितनी है उतने हमने बैंक खाते खोले हैं। 2014 के बाद से भारत ने करीब 3 करोड़ गरीब नागरिकों के लिए मुफ्त घर बनाए हैं, घर। और जब मैं 3 करोड़ घर की बात करता हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया के परिवार को नहीं, ऑस्ट्रेलिया के हर नागरिक को घर मिल जाए, इतने घर बनाए हैं। आज का भारत अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, अपनी विरासत को समृद्ध करते हुए, जड़ों से जुड़े रह करके आसमान छूने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर के अब निकल पड़ा है। लेकिन भारत का ये लक्ष्य सिर्फ अपने लिए नहीं है। हम स्वार्थी लोग नहीं, हमारे संस्कार नहीं है। 21वीं सदी में आज विश्व की भारत से अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, भारत उसे अपनी एक जिम्मेवारी समझता है, एक दायित्व के रूप में देखता है और हम दुनिया की भलाई के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरे विश्व को एक परिवार मानने की भारत की यही भावना, यही संस्कार विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कोरोना काल में हमने देखा है, भारत ने दवाइयों से लेकर वैक्सीन तक जरूरी संसाधनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल की और उसका लाभ पूरी दुनिया को मिला। भारत की सामर्थ्य ने कितने ही देशों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम किया। भारत और इंडोनेशिया का साथ सिर्फ सुख का है, आनंद का है, अच्छा है तब नाता है, ऐसा नहीं है। हम सुख दुख के साथी हैं। अगर सुख में साथी हैं तो हम दुख में भी उतने ही साथी हैं। हम सुख दुख में एक दूसरे के सुख दुख को बांटने वाले लोग हैं। जब 2018 में इंडोनेशिया में इतना बड़ा भूकंप आया तो भारत ने तुरंत ऑपरेशन समुद्र मैत्री शुरू किया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अगुस्त इंद्र उदयन का जिक्र भी किया। पीएम ने इस भाव पर अपने विचार व्यक्त करते हुए अगुस्त इंद्र उदयन ने कहा कि उनके लिए भावनात्मक एहसास था
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी एक सच्चे नेता हैं, मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। There is Atiti Deva Bhava, Vaisudeva Kutumbakam in action. Nowadays, Modi ji also, how the people here, how the people in India, I go to Jammu, Kashmir, up to Kanyakumari, people love His Excellency Prime Minister of India, Modi ji is, I think for me, Gandhi is real Gandhi, let's say Modi ji is real Gandhi in action. He's not talk too much about Gandhi, but his way, the real of Gandhian way, he's doing, and to promote in outside of India too. और इंडोनेशिया की बाली में भारतीय समुदाय को संबोधित करने पहुंचे पीएम मोदी ने कार्यक्रम स्थल पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों को देखकर खुद को वो रोक नहीं पाए। उन्होंने इस दौरान पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र पर खुद भी हाथ आजमाया। तो जिस तरह की जुगलबंदी आपने देखी इन वाद्य यंत्रों के संचालकों के साथ, जो कलाकार थे उनके साथ जो मोदी जी ने की, प्रधानमंत्री ने की, उसी तरह की जुगलबंदी प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सभी देश के नेता भी करें और खासकर G20 में आकर करें, जिसकी अब अध्यक्षता भारत भी करेगा आने वाले समय में पूरे 1 साल के लिए। और तमाम वैश्विक चुनौतियां जो हैं उनका सामना करें विश्व के सभी नेता एक साथ जुटकर, यही चाहता है। इसके लिए नए वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात होती है, नई वैश्विक व्यवस्था की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। इसको लेकर हम एक खास चर्चा भी करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ नाइट। ये म्यूचुअल फंड्स है, मैजिक फंड्स नहीं, इसमें भी रिस्क होता है। तो पैसा पहले किसी एक्सपर्ट को मिलो, हर फंड के रिस्क और रिटर्न्स दोनों को बराबर समझने के बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। समझ गया सर जी, समझ के इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। न्यूज़ नाइट में आपका एक बार फिर स्वागत है। गुजरात में दूसरे दौर के चुनाव के लिए नामांकन का काम जारी है। सानंद से बीजेपी उम्मीदवार कन्हूभाई पटेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मंगलवार को अपना पर्चा भरा। मौके पर शाह ने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ सीटों और वोटों से जीतकर सरकार बनाएगी बीजेपी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने आज अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी, जबकि आम आदमी पार्टी ने पोरबंदर में एक रोड शो किया। गुजरात में विधानसभा चुनाव का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। मंगलवार को चुनाव के पहले चरण में 89 सीटों के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच हुई। इस चरण के उम्मीदवार 17 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। उधर दूसरे चरण के लिए नामांकन का काम तेज हो गया है। मंगलवार को साणंद से भाजपा उम्मीदवार कन्हूभाई पटेल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। दरअसल अहमदाबाद जिले की साणंद सीट गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में आती है और अमित शाह इस सीट से सांसद हैं। नामांकन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भाजपा रिकॉर्ड तोड़ सीटों और वोटों से जीतकर सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी आ विधानसभाની ચૂંટણીઓમાં અત્યાર સુધીના બધા જ વિક્રમો તોડી સૌથી વધુ સીટો અને સૌથી વધુ મતો સાથે ફરી એકવાર
પ્રચંડ બહુમતીથી અહીંયા સરકાર બનાવશે એવો અમારા સૌનો વિશ્વાસ છે। इस बीच भाजपा ने सोमवार रात 12 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। इसमें अल्पेश ठाकोर का नाम भी शामिल है, जिन्हें गांधीनगर दक्षिण से उम्मीदवार बनाया गया है। ध्यान रहे कि पिछले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीते ठाकोर 2019 में भाजपा में शामिल हो गए थे। उम्मीदवारों की चौथी सूची के साथ भाजपा ने 182 सीटों में से 178 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया है। अभी 4 उम्मीदवारों के नाम जारी करना बाकी है। भाजपा के साथ साथ अन्य दल भी जन समर्थन जुटाने के लिए प्रचार में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पोरबंदर में रोड शो करके अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। आप लोग परिवर्तन के लिए बाहर आए हो, पोरबंदर परिवर्तन के लिए तैयार है, पूरा गुजरात परिवर्तन के लिए तैयार है। कांग्रेस ने गुजरात के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार का नाम भी शामिल है। इस बीच कांग्रेस की आपसी खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमालपुर खड़िया सीट से मौजूदा विधायक इमरान खेड़ावाला को टिकट देने के पार्टी के फैसले के विरोध में गुजरात पार्टी मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यालय में तोड़फोड़ की और वरिष्ठ नेता भरत सिंह सोलंकी के पोस्टर जलाए। दूसरी तरफ भरत सिंह सोलंकी भी अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर पार्टी मुख्यालय में धरने पर बैठ गए। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने खेड़ावाली से पैसे लिए और कार्यकर्ताओं के समर्थन के बावजूद पूर्व पार्षद शहनवाज शेख को टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस ने इस घटना को सामान्य बताने का प्रयास किया। उधर असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुजरात चुनाव के लिए 4 और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। इससे पहले AIMIM ने अहमदाबाद से 3 और सूरत से 2 प्रत्याशियों सहित कुल 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था। गुजरात में 1 दिसंबर को पहले और 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और बात जब चुनाव की हो रही तो दिल्ली नगर निगम यानी कि MCD के चुनाव 4 दिसंबर को होने हैं और जैसे जैसे वोटिंग की तारीख करीब आती जा रही है वैसे ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक दंगल जोर पकड़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों के बीच दोनों प्रमुख दलों ने मंगलवार को अपना प्रचार थीम सॉन्ग भी जारी कर दिया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। MCD चुनावों को लेकर दिल्ली में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। नामांकन का काम खत्म होने के बाद पार्टियां अब प्रचार अभियान में लग गई हैं। इसी के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। मंगलवार को दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और नई दिल्ली नगरपालिका यानी NDMC के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल सरकार हो या आम आदमी पार्टी, ये दोनों भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक बेईमानी का पर्याय बन गए हैं। बीजेपी ने पूछा कि आखिर क्या मजबूरी है कि केजरीवाल राजनीतिक साख को दांव पर लगाकर भी सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं, और क्या मजबूरी है कि न मुख्यमंत्री और न उनकी पार्टी ही ठग सुकेश चंद्रशेखर के सवालों का जवाब दे रही है। सुकेश ने जो आरोप लगाए थे और वो आरोप अब पूरी तरह से सही होते दिखाई दे रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। जो एक्शन आपने किया है, जेल किसके अंदर है? जेल दिल्ली सरकार के अंदर है और अब तो ये पूरी तरह से प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये सब लोग प्रथम दृष्टया दोषी हैं। कितने संगीन एक्शन और आरोप इनके ऊपर लगे हैं और एक्शन हो रहे हैं। मेरा बड़ा सवाल केजरीवाल साहब से है। मेरा सवाल है कि आपकी जो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है या गुड गवर्नेंस ऑफ केजरीवाल है, क्या वो यही है? भ्रष्टाचार, बेईमानी, प्रशासनिक बेईमानी, यही है? उपाध्याय ने कहा कि तिहाड़ जेल अधीक्षक अजीत कुमार का निलंबन हो या फिर दिल्ली सरकार के जेल महानिदेशक संदीप गोयल को हटाया जाना, ये सब साफ करता है कि दिल्ली का पूरा जेल प्रशासन केजरीवाल सरकार के दबाव में मंत्री सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार का सहभागी बन गया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच मंगलवार को बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने अपना अपना थीम सॉन्ग लॉन्च किया। अपने चुनाव अभियान को तेज करने के लिए बीजेपी ने अपना थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। इस गाने को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गाया है। इस गाने के माध्यम से बीजेपी की उपलब्धियों को बताया गया है, तो वहीं केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों भी लिया गया है। पॉल्यूशन जानलेवा है, ऐसे झूठों को चेताए रखना। जो मुख्य लाइन लिया वो हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी JP नड्डा जी के विचार है, जिन्होंने पहली बार कहा था हम सबको, और उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
उस लाइन को बड़े भाव से हिमाचल में भी रखते देखा, गुजरात में भी रखते देखा, देश के अन्य हिस्सों में भी रखते देखा और सिर्फ कहते नहीं करते भी देखा कि सेवा ही हमारा विचार है, हम खोखले प्रचार नहीं करते। वहीं आम आदमी पार्टी के एमसीडी चुनावों के थीम सॉन्ग लॉन्च के मौके पर राज्य के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मौजूद रहे। इस गाने को आप विधायक दिलीप पांडे ने गाया है। जनता की तैयारी है, केजरीवाल की बारी है, जनता की तैयारी केजरीवाल। फिलहाल एमसीडी चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों में जोर आजमाइश शुरू हो गई है। एमसीडी पर बीजेपी पिछले 15 सालों से काबिज है। वहीं आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि भाजपा को हराकर ये चुनाव जीता जाए। मुकेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश में आज क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इसे लेकर आज देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें भगवान बिरसा मुंडा को याद किया गया और जनजातीय समाज के योगदान की सराहना भी की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के शहडोल में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी समाज का विकास पूरे देश के विकास के साथ जुड़ा हुआ है और इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश के महान सपूत और महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मंगलवार को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। केंद्र की मोदी सरकार इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर चुकी है। इसके तहत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भगवान बिरसा मुंडा को नमन करने के साथ साथ जनजातीय समाज के योगदान पर भी बात हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के शहडोल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने जनजातीय समुदाय के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से ही देश में वन संरक्षण का कार्य हो पाया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आदिवासी समाज का विकास पूरे देश के विकास से जुड़ा है। उन्होंने आदिवासी समाज के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों को सराहा। अधिकांश जनजातीय क्षेत्र वन एवं खनिज संपदा से समृद्ध रहे हैं। हमारे आदिवासी भाई बहन प्रकृति पर आधारित जीवन यापन करते हैं और सम्मान पूर्वक प्रकृति की रक्षा भी करते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान प्राकृतिक संपदा को शोषण से बचाने के लिए जनजातीय समुदाय के लोगों ने भीषण संघर्ष किए थे और अनगिनत लोग शहीद भी हुए थे। उनके बलिदान से ही वन संपदा का संरक्षण काफी हद तक संभव हो पाया है। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने झारखंड के खूंटी जिले में स्थित भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने भगवान बिरसा के जन्म और कर्म से जुड़े स्थानों पर जाने को तीर्थ यात्रा के समान बताया। इसके बाद राष्ट्रपति ने भगवान बिरसा के वंशजों से भेंट की। सारे देश में बिरसा मुंडा के नाम से पर्व जैसा खुशहाली मानते हैं, अपना जो संस्कृति है नाच गान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से राष्ट्र को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि 15 नवंबर आदिवासी परंपरा को मनाने का दिन है, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा न केवल हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, बल्कि वो हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी थे। आज आजादी के पंच प्राणों की ऊर्जा के साथ देश भगवान बिरसा मुंडा समेत करोड़ों जनजातीय वीरों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के जरिए देश की जनजातीय विरासत पर गर्व और आदिवासी समाज के विकास का संकल्प इसी ऊर्जा का हिस्सा है। भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर संसद भवन परिसर में भी नमन किया गया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार सहित अनेक मंत्रियों, सांसदों और गणमान्य व्यक्तियों ने भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर जनजातीय समुदाय के कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर ने जनजातीय समुदाय के इन कलाकारों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। दिवाकर और आदित्य श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मिस्र के शर्म शेख में जलवायु वित्त विषय पर मंत्रियों की उच्च स्तरीय समाज में कहा कि यदि विश्व धरती को विनाशकारी परिवर्तनों से बचाना चाहता है तो विकासशील देशों में वित्त और प्रौद्योगिकी अवश्य होनी चाहिए। जलवायु वित्त संबंधी मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि 2020 तक विविध स्रोतों से $100 अरब जुटाने की विकसित देशों की वचनबद्धता अभी तक पूरी नहीं की जा सकी है, जबकि ये बहुत छोटी रकम है। मंत्री ने यह भी कहा कि पारदर्शिता और विश्वास इस मामले पर सभी बहुपक्षीय वार्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन संबंधी वित्तीय व्यवस्था की स्पष्ट परिभाषा से पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा मिलेगा, जो रचनात्मक बातचीत के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन संबंधी वित्तीय व्यवस्था की सार्थक परिभाषा निर्धारित करने के लिए आगे काम करने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में सोमवार को यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को जिम्मेदार बनाने वाला प्रस्ताव पेश किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने के 193 सदस्यों में से 94 ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 14 ने इसके खिलाफ मतदान किया। वहीं भारत सहित 73 देशों ने इसमें भाग नहीं लिया। इस प्रस्ताव के पारित होने पर रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का जिम्मेदार माना जाएगा और उसे यूक्रेन में हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए भी कहा जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री सचिव अपूर्व चंद्र अबू धाबी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने भविष्य के मीडिया निवेश पर मंत्री स्तरीय पूर्ण सत्र में भाग लिया। इस समारोह में 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस मौके पर सूचना और प्रसारण सचिव ने भारत में आज के मीडिया परिप्रेक्ष्य में चुनौतियों और अवसरों पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गलत सूचनाओं, फर्जी खबरों, नए मीडिया टूल्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। अपूर्व चंद्र ने गेमिंग, OTT प्लेटफॉर्म्स आदि क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का भी जिक्र किया। इससे पहले उन्होंने WAM द्वारा आयोजित प्रथम ग्लोबल मीडिया कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में भी भाग लिया। और अब बात खेल की। हॉकी इंडिया ने 26 नवंबर से एडिलेड में शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलिया के आगामी दौरे के लिए 23 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा की है। भारतीय टीम 13 जनवरी से शुरू होने वाले आगामी FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के तैयारी के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैच खेलेगी। अनुभवी ट्रैक फील्डर हरमनप्रीत सिंह को टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि अमित रोहिदास को आगामी मैचों के लिए उप कप्तान चुना गया है। फॉरवर्ड लाइन में दिलप्रीत सिंह, अभिषेक और सुखजीत सिंह के साथ मनदीप सिंह को भी शामिल किया गया है। और अब वक्त चला है न्यूज नाइट में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे हम खास किस तरह की बातचीत हुई है G20 शिखर सम्मेलन में, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी हैं और उन्होंने साफ तौर पर सभी देशों से कहा है कि एक नई विश्व व्यवस्था बनाने की जरूरत है, क्योंकि तमाम चुनौतियों से सामना करने के लिए कुछ नया प्रयास करना होगा। देखते रहिए न्यूज नाइट। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक बार फिर आपका न्यूज नाइट में स्वागत है। बात करते हैं कि किस तरह से G20 शिखर सम्मेलन में अपनी बात रखी है प्रधानमंत्री मोदी ने, उसी से लेकर जुड़ा है हमारा आज का विशेष G20 शिखर सम्मेलन, PM का नई विश्व व्यवस्था बनाने का आह्वान। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अरविंद गुप्ता, ये पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा
सलाहकार, उपराष्ट्रीय सलाहकार रह चुके हैं और ये निदेशक भी हैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के। और साथ में हमारे प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी भी हैं, ये महानिदेशक हैं RIS फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ और जाने माने इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे गुप्ता जी कि किस तरह से PM मोदी ने जो अपनी बात रखी है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, नई विश्व व्यवस्था होनी चाहिए, जिस तरह का उन्होंने परिप्रेक्ष्य दिया है, किस तरह से आप इस आह्वान को देखते हैं और कितना इस पे अमल होने की संभावना है? मोदी जी ने जो आज नए विश्व ऑर्डर वर्ल्ड ऑर्डर की बात की है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात हुई है और ये G20 जो भारत के पास इसकी प्रेसिडेंसी आ रही है, अगले 1 साल में इस पे बहुत चर्चा होगी और ये बिल्कुल ठीक समय भी है कि हम एक नई वैश्विक व्यवस्था की बात करें, क्योंकि कोविड की वजह से और यूक्रेन रशिया युद्ध की वजह से संसार में बहुत उथल पुथल हुई है और जो पुराने सिस्टम्स चले आ रहे थे उनमें इस समय काफी एक दबाव है और नए मुद्दे उभर के आए हैं और हमें ये जो बैलेंस ऑफ पावर जिसके ऊपर की अभी तक की वैश्विक व्यवस्था लगभग स्थिर और स्थापित थी, उसको बदलना पड़ेगा। और मोदी जी ने जो नए मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि एनर्जी का मुद्दा या फूड और फर्टिलाइजर का मुद्दा या हेल्थ का मुद्दा, ये सब नए मुद्दे एक हमारे जो नई वैश्विक व्यवस्था बनेगी उसमें हमें इसके बारे में एक गहरा सोच करना पड़ेगा। और G20 का जो एक हमें मंच मिला है, इसमें भारत को एक मौका मिला है कि वो अपनी एक सोच और जिसके बारे में हमारा बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस भी है, वो हम विश्व के सामने प्रकट करें और एक, जैसा कि मोदी जी ने कहा, एक ग्लोबल कंसेंसस उसके ऊपर बनाए। तो मुझे लगता है कि आज G20 बाली समिट का उपयोग करते हुए मोदी जी ने एक बहुत बड़ा एक इशू उठाया है जिसके ऊपर एक चर्चा होगी। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही एक संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से उम्मीद थी कि संयुक्त राष्ट्र तमाम जो चुनौतियां आई हैं हाल के दिनों में सामने, चाहे वो यूक्रेन का संघर्ष हो या उससे पहले कोविड का संकट रहा हो, उस तरह से काम नहीं कर पाया है जिस तरह की उम्मीद रही है और इसका उन्होंने सभी के ऊपर एक तरह से ठीकरा फोड़ा है। भारत को भी उसमें इंक्लूड किया है, शामिल किया है और कहा है कि यहाँ पर काफ़ी सुधार होने की ज़रूरत है और वो भी शायद हमें एक नए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ओर ले जाता है। गुप्ता साहब, आपसे मैंने पूछा था सवाल। ये मुझसे है सवाल? जी 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 हाँ, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। भारत कई वर्षों से कहता आ रहा है कि UN में एक सुधार आना चाहिए और ये मोदी जी की एक बड़ी स्पष्ट स्टेटमेंट आ जाए कि UN का सिस्टम जो है वो ये एक अनसक्सेसफुल, जैसा कि उन्होंने कहा कि एक नाकाम साबित हुआ है और इसको कैसे सुधारा जाए, ये एक भारत की बहुत बड़ी मुहिम बहुत समय से रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा इसमें सीरियसनेस आएगी और लोग भी इस पर विचार करेंगे। जी सचिन चतुर्वेदी, आपसे जानना चाहेंगे कि G20 की अगर बात करें तो ये आर्थिक मुद्दों को लेकर एक तरह से एक समूह बना था, लेकिन अब इसमें तमाम जो जियोपॉलिटिकल मामले हैं, जिस तरह के संघर्ष, यूक्रेन के संघर्ष को रिजॉल्व करने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही और नेताओं ने काफ़ी इस पर कड़ी टिप्पणी भी की है। आज रूस के खिलाफ चीन ने भी एक तरह से अपनी बात सामने रखी है कि किस तरह से इसकी वजह से दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो ये एक फोरम ऐसा बनता जा रहा है जिसे लेकर तमाम राजनीतिक जो वैश्विक राजनीतिक मुद्दे हैं उनको लेकर भी बात अपनी साफ साफ कही जा रही है और इससे एक तरह से जहां दबाव पड़ना चाहिए वहां दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं गौतम जी आप। मुझे लगता है कि जो प्रमुखता आर्थिक मुद्दों को लेकर के G20 में हमेशा से रही है, उसकी सेंट्रलिटी को, उसके मध्य में रहने को नकारा नहीं जा सकता है। आज प्रधानमंत्री का वक्तव्य इस संबंध में बिल्कुल साफ था। जियो स्ट्रेटेजिक, जियोपॉलिटिकल इश्यूज महत्वपूर्ण हैं और जो वर्तमान संदर्भ है उसका भी प्रधानमंत्री ने बड़े विस्तृत रूप में जिक्र किया। अन्य राष्ट्राध्यक्षों
अभिभाषण जैसा आपने देखा होगा, उसमें भी इसका जिक्र आया है। लेकिन सभी ने आर्थिक पहलुओं को की जो महत्ता है उसको नकारा नहीं है। प्रधानमंत्री ने एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और जो समावेशी एनर्जी ट्रांजिशन के लिए विकासशील देशों को जिस अर्थ की आवश्यकता है उसकी भी महत्ता को रेखांकित किया है। और इसलिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो जियो स्ट्रेटेजिक या जियो पॉलिटिकल मुश्किलात देशों को, खासकर विकासशील देशों को झेलनी पड़ रही है, उसका प्रधानमंत्री ने न सिर्फ जिक्र किया, लेकिन जैसा एम्बेसडर गुप्ता जी ने कहा कि इसमें प्रधानमंत्री ने आज जो हमारी मल्टीलैटरलिज्म है, जो हमारे यूनाइटेड नेशंस के साथ जो हमारा संयुक्त व्यवस्थाएं हैं, उसमें जो निष्फलता हमें मिली है उसका भी प्रधानमंत्री ने पूरे रूप से जिक्र आज किया है। जी जी, और जिस तरह की आज चर्चाएं हुई हैं, जो सेशंस हुए हैं, जिन स्तंभों को लेकर चर्चा हुई है, आपने फूड सिक्योरिटी का और आपने एनर्जी सिक्योरिटी की बात की, हेल्थ को लेकर आज बातचीत हुई है, कल डिजिटल गवर्नेंस को लेकर भी बातचीत होगी। ये सभी स्तंभ एक तरह से आर्थिक जो एक व्यवस्था है जिसको आजकल काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, उनको भी एड्रेस करती है, उनको भी संबोधित करती हैं। बिल्कुल सही बात है गौतम जी, क्योंकि अगर आप देखें ये मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं और पिछले कई महीनों से लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से इस बात के संदेश आते रहे हैं कि अमेरिका और चाइना, रशिया और यूक्रेन, इनके बीच में आपस में चर्चा होनी चाहिए। और इस चर्चा के कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो वैश्विक आर्थिक धरातल पर तमाम संकट सारे देश झेल रहे हैं, इससे कैसे उबरा जाए। और इसमें लगातार प्रधानमंत्री ने 3 बिंदुओं पर महत्व लगातार दिया है और आज भी उनके भाषण में आपने जैसा देखा आया है। सबसे पहला उनका रहा है कि जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुए हैं उसको हमने रिस्टोर करना चाहिए, जहां से रॉ मटेरियल आना है, जहां उसका प्रोसेस होना है, जहां अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए जाना है, और उसके लिए जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो शिपिंग लाइंस हैं, चाहे इंश्योरेंस है, चाहे री इंश्योरेंस है, उन सारे मुद्दों पर आज प्रधानमंत्री ने कहा। उसके पहले भी लगातार इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रयास हुए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण है जिस क्राइसिस की बात हो रही है, जिसमें तेल की भी क्राइसिस है और वित्त की भी क्राइसिस है, वही जो COP26 में प्रधानमंत्री ने कहा था, COP27 में भी दुर्भाग्य से हम लोगों को वही कहना पड़ रहा है क्योंकि स्थिति बदली नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमारे वित्त से रिलेटेड है, क्योंकि जिस समावेशी वित्त को हम भारत में लगातार एक फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम से कार्यक्रम चला रहे हैं, उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वित्त की व्यवस्था है उसको हमारा एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। उसको हमें जो ग्रीन फाइनेंस है, जो SDG अलाइंड फाइनेंस है, वो फ्रेगमेंटेशन के कारण हम लोगों को मिल नहीं पा रहा है, देशों को नहीं मिल पा रहा है। तो जैसा एम्बेसडर अरविंद गुप्ता ने बिल्कुल सही कहा कि इस पूरी व्यवस्था को प्रधानमंत्री ने आज एक चुनौती के रूप में विश्व समुदाय के समक्ष रखा है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब भारत की प्रेसिडेंसी है। अब 1 दिसंबर से भारत इस प्रेसिडेंसी को लेगा, तो आज उन्होंने इस संबंध में कई महत्वपूर्ण बिंदु हम लोगों के सामने रखे हैं। जी अरविंद गुप्ता जी, आप क्या मानते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री ने जाहिर किया है कि आगे का एजेंडा जो G20 का है, जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा 1 दिसंबर से, कैसे बढ़ाया जाएगा? जो उन्होंने संबोधित किया उनसे, और खासकर जिस तरह का संबोधित उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से किया बाली में, उससे भारत की पोजीशनिंग किस तरह से हुई है? देखिए, जो एक उनके वक्तव्य में एक बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी। उन्होंने खुल के और स्पष्ट रूप में आज कहा कि यूक्रेन रशिया के मध्य एक सीजफायर होना चाहिए जी, और उसके बाद जो है एक डिप्लोमेसी को मौका दिया जाना चाहिए। आज की समस्याएं जो हैं वो जियो पॉलिटिकल भी हैं और जियो इकोनॉमिक भी हैं और दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। इसमें जो अशांति फैली है, हमें अभी कोविड से उभर ही रहे थे कि ये एक G20 का ये रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो गया और उसके नतीजे जो हैं वो सभी को भुगतने पड़ रहे हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन्स वगैरह सब टूट फूट गई। तो ये इस मंच के ऊपर उन्होंने खुल के बोला कि एक सीज फायर जो है होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जब उन्होंने ये कहा तो उन्होंने विश्व के बहुत से देशों का और बहुत से लोगों का, बिलियंस ऑफ लोग जो है वो आज यही चाहते हैं कि किसी वजह से, किसी तरह से ये लड़ाई रुके
और डिप्लोमेसी से इसका समाधान हो। तो मुझे जो आज एक कनेक्शन उन्होंने बनाया, जो कि स्पष्ट कनेक्शन बनाया जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल में, ये एक भारत की जो नीति होगी अगले कुछ महीनों में G20 की अध्यक्षता के दौरान, उसका एक हमें संकेत सामने मिलता है। जी, हम कुछ तस्वीरें भी चला रहे हैं इस वक्त जो बैठक हुई एंथनी अल्बनीज़ और शी जिनपिंग के बीच में, और इसमें और भी जिस तरह से 3 घंटे तक बातचीत हुई है जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच, क्योंकि चीन का भी रवैया कई बार ऐसे सामने आया है कि G20 के कुछ प्रमुख देशों ने नापसंद किया है, काफ़ी अग्रेशन रहा है। ताइवान को लेकर बहुत बातचीत हुई है। यूएस तो खैर और चीज़ों की भी बातचीत करता है, सिंजियांग की भी बात करता है, हांगकांग की भी बात करता है, लेकिन जिस तरह से रशिया को लेकर और यूक्रेन को लेकर काफ़ी सारे देश के अध्यक्षों ने अपनी बात रखी है, चीन के बारे में उतना सुनने को इस बार नहीं आया है। अरुण गुप्ता। जी हाँ, इससे पहले मैं इस पे आऊं, आपका दूसरा प्रश्न था कि जो उन्होंने अपने भारतीय समुदाय के और भारतवासियों से बात की, उसमें सर्टेनली उन्होंने इंडिया की पोजीशनिंग की है और एक तरह का कॉन्फिडेंस दिया है सभी को, एक वैश्विक समुदाय को भी एक तरह से उन्होंने बताया है कि भारत एक सक्षम है कि एक G20 की अध्यक्षता को वो एक जिम्मेवारी के रूप में निभा सकता है, क्योंकि हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास स्पीड है, हमारे पास स्किल है, हमारे पास आइडियाज हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय भारत एक ऐसी स्थिति में आ गया है कि जो विश्व के बड़े बड़े मुद्दे हैं जो हमारे सामने हैं, उस पे एक किसी प्रकार की भूमिका, ऐसी भूमिका निभाए कि एक ग्लोबल कंसेंसस बने और इसका इन समस्याओं का समाधान किया जाए। दूसरी बात आपने की चीन की। देखिए, चीन इस समय जो G20 में आए हैं, शी जिनपिंग, वो एक पार्टी कांग्रेस के बाद आए हैं और पार्टी कांग्रेस में उनका कद बड़ा है और वो एक थर्ड अनप्रेसिडेंटेड टर्म्स लेके आए हैं। और जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच में भी बातचीत हुई, उसमें कुछ ऐसे आभास मिलने लगे हैं कि दोनों देश चाहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करें। लेकिन इससे संकेत क्या जाते हैं, वो ये है कि चीन का जो पिछले कुछ सालों में रवैया रहा है, वो बहुत ही असर्टिव और एग्रेसिव रहा है। और जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कई मुल्क हैं और भारत भी दक्षिण एशिया में, वो हम लोगों को चीन की जो असर्टिवनेस है उसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। तो ये अगले कुछ समय में देखना पड़ेगा कि चीन का रवैया कैसे बदलता है और G20 में जो 3 बड़ी इस समय मुल्क हैं, जैसे कि रशिया है, यूएस है और चीन है, इनके आपस के संबंध किस प्रकार से बदलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चीन की कथनी और करनी में भी कई बार फर्क रहता है, तो उसको लेकर भी सचेत रहना होगा तमाम देशों को, अमेरिका को और भारत को ही नहीं, बाकी और कई देशों को भी। सचिन, डॉक्टर चतुर्वेदी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी भी एक वैश्विक अर्थव्यवस्था पे संकट मंडरा रहा है, कुछ प्रमुख देश रिसेशन में जाने की वहाँ बात हो रही है कि रिसेशन एक तरह से जापान की जिस तरह के आर्थिक नतीजे आए हैं आज के दिन, आपको लगता है कि G20 इस मुद्दे को भी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये, इसको भी एड्रेस करेगा इफेक्टिवली? देखिए, 4 मुद्दे आर्थिक दृष्टि से जो G20 के एजेंडा में शामिल हैं वो एब्सोल्युटली हमारे सामने क्लियर है। सबसे पहला, जैसा आपने कहा कि कर्जे से आई हुई अर्थव्यवस्था का चौपट होना, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के सामने है। श्रीलंका और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में तो हम देख ही रहे हैं कि जो कर्जा बिना जिम्मेवारी के दिया गया है उसके परिणाम क्या हो रहे हैं। अभी IMF के सामने 55 देश ऐसे हैं जो आर्थिक संकट के कारण फूड की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। उसमें से 27 देश ऐसे हैं जिन्होंने फूड क्राइसिस के अलावा फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो ये संकट अत्यंत गंभीर है और उसकी गंभीरता को देखते हुए G20 के डिस्कशन में इसको नंबर 1 स्थान दिया गया है। दूसरा, जो इन्फ्लेशन है, वो इन्फ्लेशन लगातार महत्वपूर्ण भूमिका अंतर्राष्ट्रीय डिस्कशंस में निभाता रहा है। ये भारत का अत्यंत सौभाग्य है कि हमारे यहाँ हमारा सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हमारा वित्त मंत्रालय आपस में मिलकर काम करते रहे। हम लोगों ने IMF के प्रिस्क्रिप्शंस की चिंता नहीं करी और देश के अंदर इन्फ्लेशन इस ढंग से मैनेज हुआ कि आज हिंदुस्तान इमर्जिंग मार्केट्स में उन कम देशों में है जहां इन्फ्लेशन का असर बहुत ही कम है।
हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन की समस्या उन राष्ट्रों के मुकाबले बहुत कम है जहां हमने इन्फ्लेशन को अच्छे से मैनेज किया है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा इन देशों के सामने जो इन्फ्लेशन से उत्पन्न हुई समस्या सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की, जिसकी चर्चा अभी हमने करी। और चौथा और सबसे आखिरी मुद्दा जो हमारे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो पर्टिकुलरली जो फाइनेंस में डील करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स हैं जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, इनमें कैपिटल एडिक्वेटली नहीं होना, उनका जो कैपिटलाइजेशन होना चाहिए था जो नहीं हो पाया, ये चार मुद्दे गौतम जी G20 समिट के सामने महत्वपूर्ण हैं। उनमें से दो के ऊपर आज चर्चा हुई है, दो के ऊपर चर्चा कल भी होगी। जैसा आपने कहा उसमें डिजिटल कंटेक्स्ट भी कल हमारे सामने होगा। इस तरह से ये चार मुद्दे महत्वपूर्ण रूप से इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी ने G20 के नेतृत्व के समक्ष रखे हैं। जी समक्ष रखे हैं और उम्मीद करते हैं कि इन पर सकारात्मक चर्चा होगी जिसका देश के सभी लोगों को फ़ायदा होगा, सभी देशों को और सभी नागरिकों को फ़ायदा होगा। यही उम्मीद करते हैं और आगे भी इस पर आपसे चर्चा ज़रूर होगी क्योंकि अभी तो शुरू ही हुआ है ये शिखर सम्मेलन। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और अब आइए चलते चलते आपको बता दें देश भर की कुछ और प्रमुख खबरें फटाफट एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये म्यूचुअल फंड्स है, मैजिक फंड्स नहीं, इसमें भी रिस्क होता है। तो पैसा पहले किसी एक्सपर्ट को मिलो, हर फंड के रिस्क और रिटर्न्स दोनों को बराबर समझने के बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। समझ गया सर जी, समझ के इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Guided by the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi, the Ministry of Ayush is fully committed to digitize Ayush sector for the benefit of people. A range of digital platforms are developed to support professionals and public. The Ayush Information Hub offers authentic information under various categories such as education policy, drug policy, schemes, events, new trends and developments in the sector. Ayush Next is an interactive platform developed primarily for students and scholars. Ayush Soft is developed with a vision to convert classical Ayurvedic texts into comprehensive and authentic IT-based knowledge repository. In this phase, Ayurvignana, an Ayurvedic encyclopedia, and Shabdanidhi, a glossary of Ayurvedic terminology, have been made available for Ayurveda fraternity. Ayush GIS has been developed for mapping of facilities under categories such as health facilities, colleges, doctors, students. It is a matter of great pride that these platforms have been launched by the Honorable Prime Minister. लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। न्यूज़ नाइट में आपका एक बार फिर स्वागत है और चलते चलते आपको बता दें कि कुछ और खबरें हैं हमारे पास देश भर से आपके लिए, उनका भी मुजाहरा कर लें। दिल्ली हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें शिवसेना पार्टी नाम और धनुष व तीर चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई थी। हालांकि अदालत ने चुनाव आयोग से नाम और पार्टी सिंबल से जुड़े मामले को जल्द निपटाने को कहा। 200 करोड़ रुपए की उगाही करने वाले सुकेश चंद्रशेखर की करीबी एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत ने 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी। जैकलीन बिना कोर्ट की इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने घग्गर नदी में बाढ़ से संबंधित एक याचिका पर पंजाब और हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस MR शाह ने दोनों राज्यों के वकीलों से कहा कि अपनी सरकार को बताएं कि ये राजनीति नहीं, यहाँ जनहित सर्वोपरि होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि आप हमारे आदेशों का पालन नहीं करेंगे।
दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा का दावा है कि उन्होंने फर्जी कैंसर और जीवन रक्षक दवा बनाने वाले गिरोह को पकड़ा है। इसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, MBA किए हुए लोग भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि इनके पास से जो दवाओं की खेप पकड़ी गई है उसकी कीमत 8 करोड़ रुपए है। मिजोरम में पत्थर की खदान धंसने से हुए हादसे में 8 मजदूरों के शव बरामद हुए हैं, जिनका पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं अन्य लापता लोगों की तलाश में बचाव दल अभी भी जुटा हुआ है। इस हादसे में 12 मजदूर लापता हुए थे। हादसा सोमवार शाम उस वक्त हुआ जब मजदूर खदान में काम कर रहे थे। अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है। नई दिल्ली में मंगलवार को वर्चुअल ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन किया गया। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित इस समिट में 10 देशों में स्थित भारतीय राजदूत और उच्चायुक्त वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। इस मौके पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि दुनिया में कुशल श्रम शक्ति की जरूरत को भारत की युवा शक्ति पूरा कर सकती है। गुजरात के मुंद्रा के गुंडाला गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ। नर्मदा नहर में एक परिवार के 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने सभी शव बरामद कर लिए हैं। गौरतलब है कि पानी लाते समय नहर में फिसली महिला को बचाने के लिए परिवार के सदस्य नहर में कूद गए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वाराणसी में बृहस्पतिवार को काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। यह कार्यक्रम 1 महीने चलेगा। भारत सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसकी मेजबानी कर रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में जापानी दूतावास के सहयोग से फिक्की फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियंस द्वारा आयोजित राज्यों के साथ संवाद में हिस्सा लिया। सीएम धामी ने बताया कि हमने भूकंप रोधी तकनीक और यहां हर साल आने वाली आपदा के संबंध में उनकी ज्वाइंट तकनीक यहां पर किस प्रकार से कारगर हो सकती है, इस पर चर्चा की। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर करवट ली। शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति में बर्फबारी और बारिश हुई है। शिमला के नारकंडा और पर्यटन नगरी मनाली में सर्दी की पहली बर्फबारी हुई। रोहतांग दर्रा में 2 फीट के करीब बर्फबारी हुई। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी भारी बर्फबारी से सड़कें बंद हो गईं। कई स्थानों पर भारी मात्रा में बर्फ जमा हो गई। उत्तराखंड में भी मौसम ने करवट ली। बद्रीनाथ धाम में मंगलवार को ताजा हिमपात होने से तापमान में गिरावट आई। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में सेब के डिब्बों की ड्रोन से डिलीवरी का परीक्षण शुरू हुआ है। इससे प्रदेश में ऐसे इलाकों को फायदा मिलेगा जहां सड़क सुविधा नहीं है। ऐसे में वायु मार्ग से फसल को मंडियों तक पहुंचाया जा सकेगा। इससे ज्यादा ऊंचाई और दुर्गम क्षेत्रों में कम से कम समय में सेब को नीचे लाया जा सकेगा। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट।